आईने अकबरी ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। असल में ये मुगल साम्राज्य का एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल था। एक ऐसा क्रांतिकारी दस्तावेज जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही वो चुनौती थी जो अकबर के सामने खड़ी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हों, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, उसे एक स्थिर और खुशहाल साम्राज्य में कैसे बदला जाए? इसका जवाब था एक मास्टर प्लान बनाना, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें शासन की हर छोटी बड़ी बात लिखी हो, टैक्स कैसे वसूलना है, सेना को कैसे चलाना है, सब कुछ। और बस यही तो कहानी है आईने अकबरी की। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान को समझते हैं जिसके दिमाग की उपज था ये पूरा का पूरा ग्रैंड प्रोजेक्ट। अकबर को अक्सर एक उदार तानाशाह कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पावर तो उनके हाथ में सारी थी, एब्सोल्यूट पावर, लेकिन उनका मकसद हमेशा अपनी प्रजा की भलाई था। वो उनकी शिकायतें सुनते थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि सबके साथ इंसाफ हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पूरी सरकारी मशीनरी काम कैसे करती थी, कैसे अकबर ने कागज पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। तो ये जो सिस्टम था ना, ये पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस पे टिका था। देखिए, सूबेदार जो गवर्नर था उसके पास मिलिट्री और सिविल पावर थी, लेकिन पैसे का सारा मामला दीवान के हाथ में था। काजी का काम था न्याय करना। और सबसे मजेदार बात, ये जो वाकया नवीस के ना, यानी न्यूज रिपोर्टर, ये सीधे सेंटर को रिपोर्ट करते थे। इसका फायदा ये कि कोई भी एक अफसर हद से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता था। सूबेदार, ये समझिए कि इतने बड़े साम्राज्य में बादशाह की आंखें और कान थे। इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, इंसाफ हो ये देखना, और जो भी शाही फरमान आए उसे लागू करवाना। मतलब प्रांत में स्टेबिलिटी की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये सूबेदार के लिए कोई सलाह नहीं थी, ये एक सख्त आदेश था। और इससे पता चलता है कि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी थी, वो सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उसे जमीन पर लागू भी किया जा रहा था। अब बात करते हैं आमिर गुजार की, यानी रेवेन्यू कलेक्टर। ये पोस्ट समझिए कि साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी। इनका काम था ये पक्का करना कि सरकारी खजाने में पैसा आता रहे, लेकिन साथ में ये भी देखना कि किसानों के साथ कोई ज्यादती ना हो। और ये लाइन देखे, राजस्व संग्राहक को कृषक का मित्र होना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सिस्टम का एक मानवीय चेहरा भी था। मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भरोसा बनाना था कि किसान सरकार को अपना दुश्मन न समझे, बल्कि दोस्त समझे। और अब हम आते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे शानदार, सबसे जीनियस हिस्से पर। वो क्रांति जो उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में लाई, 10 साला सिस्टम। तो अकबर से पहले क्या होता था? पूरा कियोस था। टैक्स का कोई हिसाब नहीं, सब अंदाजे पर। इससे होता यह था कि किसानों से मनमानी वसूली होती थी और सरकार की इनकम भी कभी भी गड़बड़ जाती थी। लेकिन अकबर के 10 साला सिस्टम ने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। तो सवाल यह है कि यह सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस तरीका था। देखिए, सरकारी लोग क्या करते थे, वो 10 साल तक हर इलाके का पूरा डेटा इकट्ठा करते थे। कौन सी फसल हुई, कितनी पैदावार हुई, बाजार में दाम क्या चल रहे थे। फिर इस पूरे 10 साल के डेटा का एवरेज निकालते थे और उसी एवरेज के आधार पर अगले 10 साल के लिए टैक्स फिक्स कर दिया जाता था। सिंपल। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? 10 साल का डेटा मतलब स्टेबिलिटी। किसान को भी पता था कि उसे अगले 10 साल तक कितना टैक्स देना है, कोई सरप्राइज नहीं। और सरकार को भी पता था कि उसकी इनकम कितनी होने वाली है। सब कुछ अंदाजे पर नहीं, बल्कि पक्के डेटा पर आधारित था। चलिए अब इन नंबरों और डेटा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस विशाल खूबसूरत साम्राज्य की एक झलक देखते हैं जिसका जिक्र आईने अकबरी में किया गया है। चलते हैं 12 प्रांतों के एक छोटे से टूर पर। जैसे कि मालवा प्रांत, आईने अकबरी में लिखा है कि वहां का मौसम इतना बढ़िया है कि सर्दियों में ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं और गर्मियों में छांव में जाने की। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट नहीं थी, ये उस साम्राज्य की जीती जागती तस्वीर पेश करती थी। फिर आता है बंगाल। वहां के बारे में लिखा है कि फल और फूल, खासतौर पर गुले नसरीन, बहुतायत में हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें बताती हैं कि हर प्रांत की अपनी क्या खासियत थी और वो कैसे पूरे साम्राज्य की इकोनॉमी और कल्चर का हिस्सा था। और फिर कश्मीर, जिसके बारे में लिखा है कि घर लकड़ी के हैं, 4-4 मंजिला, और छतों पर ट्यूलिप उगाए जाते हैं जो वसंत में क्या कमाल का नज़ारा देते होंगे।
ये सारी डिटेल्स हमें दिखाती हैं कि एम्पायर में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और कैसे एक ही सिस्टम ने इन सबको एक साथ बांध कर रखा था। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? साफ है कि आईने अकबरी सिर्फ एक सरकारी किताब नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये उस मजबूत नींव का पत्थर थी जिस पर एक ऐसा साम्राज्य बना जो सदियों तक चला। तो अकबर की जो विरासत है उसके कई मजबूत स्तंभ हैं। एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन, एक फेयर टैक्स सिस्टम जो डेटा पर चलता था, फिर थे सामाजिक सुधार। उन्होंने जजिया और तीर्थयात्री कर जैसे भेदभावपूर्ण टैक्स हटा दिए, सती और बाल विवाह जैसी चीज़ों को भी रोकने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सरकार बनाई जो धर्म नहीं काबिलियत देखती थी। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। एक 16वीं सदी का बादशाह और उसके सिद्धांत, इंसाफ, डेटा के आधार पर फैसले लेना और सबको साथ लेके चलने वाली सरकार, क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी नहीं है? शायद इस पुराने ब्लूप्रिंट में हमारे आज और कल के लिए भी कुछ जरूरी सबक छिपे हैं।